अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ लिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने फैराडे लॉ को डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव, डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्वालिटेटिव, इनको समझा था कि क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। फैराडे लॉ के 10 हमने केसेस देखे थे जिसकी बेस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड है, आपको एक्स फैक्टर पता होना, तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कंडक्टेंस, वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, मतलब हमारे पास अब, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें, दैट मीन्स सेल में सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगी, जो कंडक्टिविटी की, एक्चुअली उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेल बना लेते हैं, ये कुछ सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब जो ये सॉल्यूशन है, ये कंपाउंड है, ये एक्वस सॉल्यूशन पानी में हो सकता है, ठीक है, पानी में हो सकता है, या ये अपनी मोल्टन स्टेट में हो सकता है, मतलब मेल्ट मतलब कंपाउंड था उसको मेल्ट किया, बाद में उसका सॉल्यूशन ले लिया, हो सकता है। अब जो है मानो NaCl हमारे पास, NaCl है, कंडक्टिविटी होगी, मतलब आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूवमेंट होगी, तभी तो कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर। तो ये Na+Cl-, ये अपने पास आयंस है, कोई कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, आयंस की मूवमेंट होगी एक्चुअली इसके अंदर। और जब आयंस की मूवमेंट होती है तो क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो वही हम पढ़ते, तो हम एक्चुअली वायर्स में है ना, फिजिक्स में देखते हैं तो हम वायर्स के अंदर पढ़ते हैं, वो नॉर्मल जो करंट फ्लो करता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें भी आएगा। इसमें हम केमिस्ट्री में आके हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। फिजिक्स में हम वायर से बात करते हैं, बैटरीज में बात करते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन में बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बस यही एक, इसी के अंदर हम डिफरेंट टाइप क्या क्या होता है एक्चुअली सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे कुल मिला के। सबसे पहले इसमें डिस्कशन के लिए हम फिजिक्स का कुछ उठा के ले आते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, लगेगा तो सेम ही, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या कहता है ओम्स लॉ, हम किसी वायर में देखते हैं ना, चलो हम कोई वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस वायर का कोई पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब इसकी कैपेसिटी, मान लो यार आप कोई चीज़ को, अपने खाने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, जितना बड़ा पेट उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी। या आप कह लो कोई मुझे चीज़ उठानी है तो मेरे में जितनी पावर होगी उतने तो उठा पाऊंगा, तो मेरी कैपेसिटी, मेरा पोटेंशियल है वो, ठीक है। तो एक वायर है, इसका कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब इसमें हमने करंट फ्लो करवाया, ठीक है, तो इसका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो करंट इसमें फ्लो हो पाएगा, ठीक है। इसमें जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो करंट इसमें फ्लो हो पाएगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, पड़ा हुआ हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली, जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर रहे हैं एक्चुअली, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड भी तो करते हैं ये, तो जो ये कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे कुछ रुकावट, कुछ करंट के फ्लो में कुछ रुकावट आती है, दैट्स वाई ये क्या होता है, अपने पास रेजिस्टेंस इसमें आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओम्स लॉ। जब हमारे पास कुछ वोल्टेज में दिया हो या करंट पूछ लिया, रेजिस्टेंस पूछ ले, तब ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को भी हम देख लेते हैं। हर एक छोटी चीज़ को देखेंगे तो बड़ी चीज़ सोल्व होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये वायर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इसकी लेंथ पे, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा एक्चुअली कि भाई कितनी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा एक्चुअली उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। क्यों, सिंपल सी बात है, उसको जगह मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर एक तो एक नैरो गली, कोई छोटी सी गली है उसके अंदर से जाना हमें,
तो थोड़ा सा भीड़ भड़ाके से जाएंगे। एक हमारे पास चौड़ी गली है, ठीक है, आराम से जा सकते हैं उसके अंदर से। एक तो हाईवे पे चलाओ और एक किसी गली में किसी बाइक को चलाओ, फ़र्क होता है ना। मतलब एक तरफ तो एक स्मूथ होता है, तो दैट्स मीन्स जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर पाएंगे और आपस में कम कोलाइड करेंगे। वहीं अगर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा तो एक नैरो सी गली बन जाएगी और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपस में कोलाइड करते जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। दैट मीन्स तो अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं एक्चुअली। तो क्या हो गया, L/A, ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हमारे पास इसकी लेंथ हो गई। प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम रो ले लेते हैं L/A। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम L की वैल्यू 1 कर दें और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो इसकी इक्वली आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखें, हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, 12 में मटका बनाना पड़ता है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ कैसे हम डिसाइड करेंगे कि, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, L ये था, तो इसमें जो L होता है वो इन इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और A हमारे पास होता है कि जो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो सॉल्यूशन जितने डिप्ड है, मान लो यहाँ से ये इतने डिप्ड हैं, डूबे हुए हैं, ठीक है, तो ये उसका हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन मतलब A, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, L तो इनके बीच की डिस्टेंस और ये कितना डिप्ट है सॉल्यूशन के अंदर, वो इसका A हो गया, ठीक है। इसकी यूनिटी भी देख लेते हैं, ये यूनिट बड़ी काम की चीज़ होती है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे इस यूनिट की खेल में गलत होते हैं, ठीक है। तो हमें यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी क्वेश्चन के लिए। मतलब कहीं भी आपको आप निकाल लोगे लेकिन अगर इसको यूनिट में चेंज नहीं कर पाए तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, रो L/A, ठीक है। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम इसमें यूनिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, AR/L। A है क्रॉस सेक्शन, क्या होता है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और L क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। और R हमारे पास क्या होता है, इसकी यूनिट होती है ओम। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट आती है वो आती है सेंटीमीटर ओम, ठीक है। अब अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है रुकावट, इसका उल्टा फ्लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है 1/R, सिंपल। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब रुकना, रुकावट, उल्टा फ्लो होता है, तो ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, जो R की हमारे पास आई थी एक्चुअली उसका उल्टा, तो ओम यूनिवर्स हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओम यूनिवर्स। और अगर वैसे निकालें इसकी वैल्यू रख के तब भी हमारे पास वो यूनिट आ जाएगी, ठीक है। उल्टा ही करना है एक्चुअली उसका, और कुछ नहीं, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम कप्पा भी कहते हैं, बहुत पढ़ा होगा इसको, ठीक है, इसको हम कप्पा भी कहते हैं। क्या होता है, जो कंडक्टेंस था वो रेजिस्टेंस का उल्टा था, ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा हमारे पास कंडक्टेंस आ गया, तो उसकी हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था। अगर इसका उल्टा करते तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कप्पा 1/ρ, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगी,
एल आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/r और L ऊपर गया एल ए। ठीक है, कप्पा हमारे पास तो 1/r अभी हमने निकाला था, कंडक्टेंस होता है C से डिनोट कर देते हैं, और L/A इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसके आगे हमारे काम आएगा ये। ठीक है, ये तो हमारे पास कंडक्टिविटी होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये हमारे पास कंडक्टेंस हो गया, मोस्टली इसमें रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी दे सकता है मैं क्वेश्चन वो। ठीक है, और ये हमारे पास सेल कांस्टेंट हो गया, इसमें एल पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, तो इस बेस पे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े से इसके अंदर हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हो सकता है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड हो। ठीक है, मान लो हमारे पास जैसे हमने सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट ले रखा है NaCl, HCl, तो हमारे पास कुछ टाइप के इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन है, सॉल्ट 2, 3, 4, ऐसे मान लो कोई भी है हमारे पास, और मान लो इसमें पानी भी है। ठीक है, तो अगर इसकी हम कंसंट्रेशन निकाल लें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालें तो सभी को ऐड कर दें तो हमारी इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी C1, C2, C3, C4 और वाटर को। तो इसी टाइप से हमारे इसकी कंडक्टेंस भी तो आ सकती है, इन सब की कंडक्टेंस भी तो आ सकती है हमारे पास। इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। दैट मीन्स कंडक्टेंस का एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, तो अगर हम कप्पा की बात करें तो हम सबको जोड़ सकते हैं, सबको जोड़ के इनकी हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक हमारे पास की पॉइंट होता है कि सबका इसका एडिटिव नेचर होता है कंडक्टेंस का। तो इसमें जो सेकंड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी भी का हो सकता है, मान लो इसके अंदर हमारे पास NaCl है और H2O है। ठीक है, दो का हमने मतलब नमक वाला पानी कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, मान लो हमने 1 लीटर था इसके अंदर और ये था 500 ml। हमने क्या किया, हमने 1 लीटर और पानी मिला दिया, मतलब डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को। एक्चुअली कहने का मतलब है हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। तो क्या होगा, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब पहले इसका जो हम Ka मान सकते हैं, इसका कंडक्टिविटी Ka, तो इसका हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको हम Ka/2 कर सकते हैं। ठीक है, हाफ ही किया, मतलब इसका डबल कर दिया, जो फिलहाल हमारे पास इसको डाइल्यूट कर दिया, इसका डबल कर दिया। ठीक है, मतलब हाफ हो गया एक टाइप से। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हम क्या कर दिया, इसका डाइल्यूशन कर दिया, एक्चुअली सॉल्यूशन का हमने डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, और पानी मिला के। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये बताता है कि एक्चुअली इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीन्स होता है, जैसे हमारे पास NaCl है, ये कितना टूटा, Na+ और Cl- में कितना टूटा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अल्फा होता है। इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा की 1 जब आए तब समझ लेना कि NaCl जितना भी था इसके अंदर कंप्लीटली स्प्लिट हो गया इनटू आयंस। ठीक है, ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताता है कि अगर इसकी वैल्यू आ गई 1 तो जितना भी कंपाउंड है सब स्प्लिट हो चुका है आयंस के अंदर, एक भी NaCl नहीं बचा, सब स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है।
अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास पानी था, H2O था, इसके अंदर हमने NaCl को डाला। अब NaCl का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो इसमें हो गया, जितने आयंस टूट रहे थे उतने टूट गए। अब चाहे इसके अंदर कितना ही पानी डालते रहो, उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में थोड़ी चेंज आएगा। मतलब जितना टूटना था उतना तो टूट गया, अब इसके अंदर कोई चेंज थोड़ी आएगा। कितना ही डाल दो वो तो इतने ही रहेंगे, बस इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम इसमें बढ़ाते जाओगे, जितना वॉल्यूम मतलब पानी इसमें डालते जाओगे, जितना इसको डाइल्यूट करते जाओगे, सिंपल सी बात, जितना पानी आएगा तो बीच में पानी पानी हो जाएगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बस वो बढ़ जाएगी, लेकिन इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वही रहेगा। मतलब जितने आयंस इसमें स्प्लिट थे उतने ही इसमें मिलेंगे हमें, चाहे कितना ही बढ़ा दो। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक है, मान लो हम मिक्सिंग करते हैं, हमारे पास एक तरफ ये सॉल्यूशन है, मान लो इसमें NaCl है हमारे पास, इसमें HCl है। ठीक है, या NaOH मान लो, HBr मान लो, चलो कुछ भी मान लो यार, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमारे पास V है और इसका वॉल्यूम भी हमारे पास V है। दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो कप्पा A मान लेते हैं और इसकी कप्पा B मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो भी एडिटिव नेचर होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो Ka और हमारे पास क्या आ जाएगा, K कप्पा B। वॉल्यूम हमारे पास क्या था, इसका V, इसका V। ठीक है, इसका V और इसका, तो हमारे पास अगर देखें ओवरऑल, अगर हमें ओवरऑल निकालना हो इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, K डैश मान लेते हैं इसको हम कप्पा, तो Ka इसका V प्लस Kb इसका V टोटल, बस इसको मिक्स कर दें तब भी वही बात है। तो इसकी ये जो मिक्सिंग होती है इसकी बेस पे क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से हो सकता है ये, अगर हम वॉल्यूम अगर V ले रखा है तो हमारे पास 2, तो ऐसे भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से भी ये हो सकता है। तो मिक्सिंग मतलब कहने का मतलब है जो मिक्सिंग करते हैं उसकी कंडक्टिविटी ऐड हो रही है और वॉल्यूम भी डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा हमें। तो अभी तक हमने कंडक्टेंस को जानने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस को जानने के लिए जो बेसिक होता है ना, जिससे मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होता है, उसमें अगर हम लेंथ ले लें या एरिया ले लें तब क्या हम कैसे निकालते हैं चीज़ें, वो हमने जान लिया। ठीक है, ये बेसिक है, ये हमारे आगे जो मेन टॉपिक है वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, बड़ी चीज़ का छोटा ब्लॉक अभी हमने पढ़ लिया है, अब हम बड़ी चीज़ को पढ़ेंगे एक्चुअली। ठीक है, इसके अंदर अब जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और अभी जो पढ़ेंगे जो टॉपिक दो हम कंडक्टेंस पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये पूरे कंडक्टेंस में काम आएगा। इसके डिफरेंट टाइप से हमारे यूज़फुल होगा, मतलब हम आगे कोलराउस लॉ पढ़ेंगे या मतलब आगे जितना पढ़ेंगे एक्चुअली उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा और इसके बेस पर क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है। ठीक है, तो इसके बस कुछ नहीं है, एक कुछ फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने। तो जैसे हमारे पास आता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, ये होता है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम है, मान लो 1 लीटर 1 मोल आयन जो होते हैं, 1 मोल आयन जो होते हैं, हम 1 मोल कंपाउंड मान लो किसी का। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड मान लो, वो जो डिसोशिएट होते हैं एक वॉल्यूम के अंदर, हमारे पास एक वॉल्यूम है तो हमारे पास 1 मोल आयन है, कंपाउंड है। ठीक है, वो आयन में स्प्लिट होगा, मतलब NaCl मान लो। अब जो 1 मोल NaCl है एक वॉल्यूम के अंदर डिसोशिएट होता है, स्प्लिट होता है या सोल्यूबल होता है, कुछ भी मान लो। ठीक है, डिसोशिएट होता है एक्चुअली, वो मान लेते हैं मैन, अच्छा है। तो जब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, क्योंकि हम बात ही हम मोल की कर रहे हैं। ठीक है, मतलब
1 मोल आयन है, कोई कंपाउंड है, वो डिसोशिएट हुआ इनटू वॉल्यूम, डिसोशिएट इनटू वॉल्यूम, तो वो उसकी मोलर कंडक्टेंस होती है। ये चलो हमारे पास हो गई मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब जिसका मैन है, इसको हम शो कैसे करते हैं, एक साइन लगाते हैं उल्टा वी और एम, मोलर कंडक्टेंस को शो करने के लिए एम, ठीक है। काफ़ी, ये ध्यान रखो काफ़ी आएगा ये, हाँ आगे जितना भी पढ़ेंगे हम उसके अंदर काफ़ी आएगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई इसका मोलर, ये मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, हमने कंडक्टिविटी की बात की थी कि भाई 1 मोल आयन होगा वो डिसोशिएट होगा, मतलब स्प्लिट होगा इनटू आयंस, तो उसकी एक कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम कप्पा से शो करते हैं, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा उसके अंदर डिसोशिएट होगा, दैट्स वाई हम यूज करेंगे V। तो ये इसका एक नॉर्मल छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। मे भी आपको अगर मोलर कंडक्टेंस दे दे, कप्पा दे दे और वॉल्यूम पूछ ले, तो आप इससे निकाल सकते हो इजीली। अब इसके ना थोड़े सी जो है, इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं इसके, अलग अलग वैल्यू के ऊपर अलग अलग जो लेंथ होती है सेंटीमीटर, हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रोड्स की बेस के ऊपर डिफरेंट लेंथ होती है हमारे पास, उसके बेस पे डिफरेंट इसके जो हैं फॉर्मूले हैं जो हमें काम आएंगे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन तो कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, हम डायरेक्ट ही उसको ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला तो हमारे पास आता है ये कप्पा अपॉन मोलरिटी, ठीक है, कप्पा अपॉन मोलरिटी हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, हमें मोल्स में ये जो हमारे पास है मोलरिटी ये हमें दिया होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इसमें है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और एक फाइनल इसमें है कप्पा अपॉन मोलरिटी इंटू 1000। ये 3 फॉर्मूले बहुत यूजफुल है। जो अब हमारे इस फॉर्मूले को पहचानने का तरीका क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, इस फॉर्मूले को मतलब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी इक्वेशन लगानी है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में, इनके बेस पे हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं, मतलब इन सब के अलग अलग ये फॉर्मूले हैं इस लेंथ के हिसाब से, और ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो पहचाने का। हमारा कप्पा की जो यूनिट थी वो क्या थी हमारे पास, ओम इनवर्स, यहाँ हम वहाँ पे सेंटीमीटर था, हम पहले डेसीमीटर को यूज करते हैं, डेसीमीटर इनवर्स, ठीक है। डेसीमीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू डेसीमीटर में दी गई हो तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसकी अगर यूनिट निकाले तो कप्पा ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स अपॉन मोलरिटी, इसका होती है, इसकी जो यूनिट होती है मोल अपॉन, हम डेसीमीटर में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डेसीमीटर में इसको लेंगे, तो ये हमारे पास यूनिट निकल के आएगी ओम इनवर्स, ठीक है, डेसीमीटर ये ऊपर जाएगा स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको डेसीमीटर दिया हो, मोल का भी ध्यान रखना है, मोल है, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। अगर हमें ये मान लेते हैं जो है इस सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, तो इसकी यूनिट हमारे पास, इसको बाद में लिखते चलो, इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, कप्पा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 1000 है, ठीक है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है, और ये हो गया अपने पास मोल सेंटीमीटर क्यूब, चलो ऐसे भी लिख लो चाहिए, ये ऊपर आया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अगर सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दी गई हो तो हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है। जो हमारे पास फाइनल था
उसको और देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल था वो था कप्पा, इसमें 1000 से नीचे आ जाता है। जब हम मीटर में बात करें तो यही डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, और जब ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर अपने पास मोल इनवर्स, अगर ये हमारे पास दी गई हो, ये वैल्यू अगर दी गई हो, इस यूनिट में दी गई हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे मोलर कंडक्टेंस में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि हम किसका कहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत यूजफुल है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको शो करते हैं हम इक्विवेलेंट से, बस सेम है, इसमें नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मलिटी आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूले हमारे पास बने हैं, तो हमारे पास उसमें क्या था, कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी। इसमें क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 इंटू नॉर्मलिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास कप्पा इंटू नॉर्मलिटी इंटू 1000। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, वही ओम इनवर्स डेसीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मलिटी है, दैट्स वाई ग्राम इक्विवेलेंट हम यूज करें, तो ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना, इससे पहचान पाओगे। अगर मोल दिया गया है तो मोलर कंडक्टेंस वाली हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया है तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, डेसीमीटर दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये हमारे पास हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। ये यूनिट ध्यान रखने वाली बात है। डेसीमीटर के लिए यूज करेंगे, सेंटीमीटर के लिए यूज करेंगे, मीटर के लिए यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट वाला यूज करेंगे, और मोल अगर है तो हम मोलर कंडक्टेंस वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर देखो तो आप काफ़ी सिमिलरिटी आपको नजर आएगी मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में। ठीक है, बस नॉर्मलिटी वहाँ पे मोलरिटी, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अपने पास होता है एन मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है, और जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस में एक हमारे पास जो इसका इनके बीच में रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना, वो होता है मोलरिटी नॉर्मलिटी इंटू एक्स फैक्टर। अब इसमें नॉर्मलिटी इधर है और मोलरिटी इधर है, इसमें उल्टा, क्योंकि अपोन में है ना, अपोन में है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम देखो, वहाँ पे जो वैल्यू थी वो इक्वल में थी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में थी एक्चुअली, तो हमारे पास नॉर्मलिटी इस तरफ था, लेकिन यहाँ पे ये है सब उल्टा है। देखो ये नीचे आ गया तो सब उल्टा है, तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास इसका अपोजिट होगा, तो ये भी ध्यान रखने वाला है। ये फॉर्मूले सेम ही है, बस जो यूनिट है इनका ध्यान रखना होता है, बाकी ये ठीक है, ये रिलेशन इससे हम निकाल लेंगे। एक्स फैक्टर आपको पता है, ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जो पढ़ा है उस अब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्चुअली कैसे किस में कहाँ वैल्यू पुट करनी है, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया था रेजिस्टेंस ऑफ 0.0 एंड नॉर्मलिटी सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज टू 10 ओम, मतलब हमें रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया गया है हमें 210 ओम विथ ए सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट दिया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास इसने बात की है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
हम यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं। देखो सेल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारी आएगी वो सेंटीमीटर वाले से आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था उसका, इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हमें पास नॉर्मेलिटी तो दी गई है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी तो है हमारे पास है, हमें कप्पा चाहिए। कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। लेकिन हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, कंडक्टेंस नहीं दिया गया, हमें रेजिस्टेंस दिया गया। तो कंडक्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस की उल्टी, तो हमारे पास हाँ अपोजिट एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है बस, तो हमारे पास इसको 1/r लिख देंगे, 1/2 10 सेल कांस्टेंट हमें दिया गया, सेल कांस्टेंट L/A, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, वैसे ही दे सकता है कि L आपको दे देगा कि इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, उनका सरफेस एरिया दे देगा A अलग से, तो वैसे भी दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है। तो इंटू 0.88 ये आ गया हमारे पास कप्पा, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी हमें दी गई है तो इंटू 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। अगर यहीं पर मोलर दिया गया होता तो मोलर वाले की सेंटीमीटर वाली वैल्यू रख लेते। ठीक है, इसमें चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे जो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस की शुरू में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, और बाद में जो हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ी थी, तो उनका मिक्सअप है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ऑफ 0.n सॉल्यूशन ऑफ CaI2 इज 100। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी, अब की बार हमें इसकी ही वैल्यू दे दी, कितनी है 100। यूनिट हमेशा यहाँ रखना है, इसमें सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट -1। ठीक है, तो टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये जितनी वैल्यू हैं इसी टेम्परेचर पे निकाली गई हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो इसी वैल्यू पे निकाली जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो डिफरेंट थिंग आएगी। सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल इज, सेल कांस्टेंट भी दिया हमें, सेल कांस्टेंट भी भाई साहब ने हमें दिया है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 5 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब हमें क्या दिया है V5। ठीक है, तो पूछा क्या इसमें हाउ मच करंट विल फ्लो, मतलब आई पूछा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो हमें ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। रिमेंबर क्या था, V = IR। हमें I पूछा है, V दिया गया है, रेजिस्टेंस पूछा है। इक्विवेलेंट वाला निकालते हैं। इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, यूनिट क्या इसकी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा इसको अलग से निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सेल कांस्टेंट दिया गया है, इसको लिख लेते हैं 1/r इंटू सेल कांस्टेंट लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 1/r इंटू सेल कांस्टेंट इंटू 1000 इधर कर देते हैं और इंटू n इधर कर देते हैं। तो हम, और इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमें दी गई है, इसमें हमें इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब हमारे पास n भी हमारे पास दिया गया है, ये रहा इंटू 0.1, और सेल कांस्टेंट भी हमें दिया गया है 0.25। ठीक है, बस हमें r निकालना है, निकल जाएगा r, सबकी वैल्यू आ गई, r निकल गया। r निकल के जो हमारे पास ये है v हमें दिया गया है, r हमें यहाँ से निकल जाएगा, i की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जो शुरू में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और उससे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कैसे कनेक्ट हुए,
आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने कंडक्टेंस का बेसिक, कहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंडक्टेंस होती है वो कैसे यूज़ होती है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये बेसिक हमने इस पार्ट में हमने देख लिया। ठीक है, आगे आएगा, आगे हमारे पास जो ये हमारे पास है ना मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो ये है, इसका थोड़ा सा यूज़ आएगा, जो मेन यूज़ होगा वो हमारे पास आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ज़्यादा लेंथी हो गई तो आप भाग जाओगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है, जहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि थोड़े छोटे हमें पार्टों में देखते जाते हैं। ठीक है, ताकि लंबा लेंथ ही ना लगे। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, आप इसमें से एक भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक भी चीज़ स्किप की तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको सब कुछ देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेन यूज़ देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।